तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं AS19 लीजेस। ओके। सो दोस्तों, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। एरियाज कवर्ड बाय AS19, व्हाट इज लीज। ओके, लीज क्या होती है एंड हाउ वी क्लासीफाई अ लीज। ठीक है, फाइनेंस और ऑपरेटिंग को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अकाउंटिंग ऑफ लीज, फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ द लेसी एंड विद इन द बुक्स ऑफ द लेसर। ओके, कुछ स्पेशल इश्यूज देखेंगे रिलेटेड टू लीज अकाउंटिंग। ओके, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शंस। ओके, लीज क्या होता है दोस्तों? एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर जो लेसर होता है ना, वो लेसी को क्या करता है, फॉर अ पेमेंट्स और सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स के बदले में राइट ऑफ यूज दे देता है कोई उसकी असेट का फॉर अ एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? लीज बोलते हैं। ओके, स्कोप ऑफ AS19 देख लेते हैं दोस्तों। ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है ऑल द लीजेस के ऊपर, बट अदर देन इसके ऊपर नहीं होता। इन तीन चीज़ों के ऊपर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? लीज एग्रीमेंट्स, जो कि किसके लीज एग्रीमेंट्स हैं? यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के हैं, सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर। ठीक है, अदर मिनरल राइट्स और जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज के हैं, तो फिर लीज नहीं, मतलब AS19 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, licensing agreements for an item such as motion pictures, films, video recordings, plays, manuscripts, patents, copyrights के ऊपर भी AS19 एप्लीकेबल नहीं होता। लीज एग्रीमेंट्स जो कि हैं यूज ऑफ लैंड के, तो उसके ऊपर भी AS19 एप्लीकेबल नहीं होता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। देख लीजिए, नॉन कैंसिलेबल लीज क्या होता है दोस्तों? नॉन कैंसिलेबल इज अ लीज दैट इज कैंसल्ड ओनली बाय कोई ऐसा इवेंट जो कि कंटीजेंट इवेंट था, वो अगर अकर हो जाता है वो, ठीक है, या फिर विद द परमिशन ऑफ द लेसर वो कैंसिल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लेसी क्या हो गया, एंटर हो गया किसी दूसरे ही लीज एग्रीमेंट में, है ना, या तो सेम या फिर इक्विवेलेंट असेट के लिए विद द लेसर के साथ में। ठीक है, तो भी वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो तभी कैंसिल हो सकता है, नॉन कैंसिलेबल लीज। ठीक है, या फिर अपॉन पेमेंट बाय द लेसी कोई एडिशनल अमाउंट जो कि इंसेप्शन ऑफ द लीज के ऊपर डिसाइड कर दिया गया था, है ना, ठीक है, और रीजनेबली सर्टेन था कि ये वो पेमेंट करेगा। ठीक है, ओके, तो इसे बोलते हैं हम नॉन कैंसिलेबल लीज, दैट इज ओनली कैंसल्ड बाय दीज फोर थिंग्स। ओके, लीज टर्म क्या होता है? लीज टर्म दोस्तों वो टर्म होता है जिसमें लेसर, लेसी जो है वो क्या करता है, उस लीज एसेट को यूज करता है। ठीक है, और उसके अंदर फर्दर पीरियड, कोई ऐसा पीरियड जो कि वो और भी एक्सरसाइज कर सकता है ऑन पेमेंट, या फिर पेमेंट के साथ में या फिर विदाउट पेमेंट के साथ में, और है ना, तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस पेमेंट की जो सर्टेनिटी है ना, मतलब जो रीजनेबली सर्टेन था कि वो क्या करेगा, वो इसको एक्सरसाइज करेगा, वो इंसेप्शन पे ही डिसाइड कर ली जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? लीज टर्म बोलते हैं। ठीक है, ओके। ओके, इंसेप्शन ऑफ यूज लीज क्या होता है? इंसेप्शन ऑफ लीज क्या होता है दोस्तों? लीज के एग्रीमेंट, ठीक है, लीज एग्रीमेंट, डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट की डेट, एग्रीमेंट ऑफ लीज की डेट, और हाँ, डेट ऑफ कमिटमेंट, मैंने इस दिन कमिटमेंट कर दिया और इस दिन एग्रीमेंट बन गया, विच एवर इज अर्लियर क्या है, इंसेप्शन ऑफ लीज है, लीज की स्टार्ट हो गई। ठीक है, मिनिमम लीज पेमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? मिनिमम लीज पेमेंट्स के लिए यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं वो भी देखेंगे। दोस्तों मैंने इसके लिए आपके लिए सिंपल तरीके से बता रखा है। मिनिमम लीज पेमेंट इन व्यू पॉइंट ऑफ द कौन, लेसी, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि मिनिमम लीज पेमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों। अगर वो असेट लेसी रिटर्न करने वाला है तो उसके अंदर क्या होंगे, कुछ फिक्स, जो मिनिमम फिक्स्ड पेमेंट्स होते हैं जो कि लेसी को देने ही पड़ते हैं, वो इंक्लूड होंगे, और गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू जो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, वो जो लेसी है देने वाला है, वो जिसकी गारंटी दी है उसने, वो भी क्या होते हैं, मिनिमम लीज पेमेंट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इन व्यू पॉइंट ऑफ द लेसी। ठीक है, अगर वो उसको असेट को क्या नहीं कर रहा, रिटर्न, ओके, ये तो क्या था कि जब असेट को रिटर्न कर लिया, अब वो अगर रिटर्न नहीं करा, नॉट रिटर्न बट परचेज बाय द असेट, है ना, ठीक है, अगर क्या कर दिया लेसी ने, उस एसेट को क्या कर दिया, परचेज कर लिया, एसेट परचेज बाय द लेसी, तो फिर क्या होगा दोस्तों, जो फिक्स पेमेंट्स उसको देने हैं वो तो होंगे ही मिनिमम लीज पेमेंट में इंक्लूड, बट हाँ, परचेज प्राइस भी क्या हो जाएगी, मिनिमम लीज पेमेंट में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, और ये जो सर्टेनिटी है ना कि वो परचेज करेगा या नहीं, ये इंसेप्शन पे ही डिटरमाइन कर दी जाती है दोस्तों। कभी भी इन दोनों के अंदर ही बोल रहा हूँ कि दोस्तों, अगर चाहे आप असेट रिटर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप उसको परचेज भी कर रहे हो, तो भी क्या हो, मतलब मिनिमम लीज पेमेंट में इंक्लूड नहीं होता। दो चीज़ें नहीं होती दोस्तों, कंटिजेंट रेंट को कभी भी आप मिनिमम लीज पेमेंट में इंक्लूड मत करना, या फिर कोई भी कॉस्ट फॉर सर्विसेज एंड टैक्सेस जो कि किसने पे किए हैं, लेसर ने पे किए हैं, चाहे से हमने रिम्बर्स कर दिए टू द लेसर। ठीक है,
तो भी ये क्या नहीं होते, मिनिमम लीज पेमेंट में इंक्लूड नहीं होते। तो आपको अगर इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज पढ़नी है तो वो भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। पेमेंट ओवर द लीज टर्म दैट द लेसी इज और कैन बी रिक्वायर्ड, मतलब लीज टर्म जो कि पेमेंट जो कि लीज टर्म में लेसी को करना है वो, बट मेक एक्सक्लूडिंग, इन दो को एक्सक्लूड करेगा, बट किसको इंक्लूड करेगा, गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, रेसिजुअल वैल्यू गारंटीड बाय द लेसी या फिर लेसी के बिहाफ के ऊपर भी किसी ने दिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे जीआरवी कौन दे रहा है, ये या तो लेसी दे रहा है या फिर लेसी के बिहाफ के ऊपर भी किसी ने दिया है तो वो भी, ठीक है। जीआरवी गारंटीड बाय द ये लो, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से करना है आपको ये, यार ये हट गया, ठीक है। ओके 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 गाइस, चलो तो ये तो मैंने बता दिया क्या, मिनिमम इन व्यू पॉइंट ऑफ द लेसी। अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो दोस्तों, सबको ये तो पता है ना कि रेसिजुअल वैल्यू क्या होती है दोस्तों। रेसिजुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जब कोई भी एसेट हम अगर लीज पे लेते हैं और जब उसकी लीज टर्म पूरी हो जाती है और उसके एंड के ऊपर उस असेट की जो वैल्यू बचती है कि हाँ इतनी वैल्यू है इसकी, मान लो 10,000 बच गई या 20,000 कुछ भी बच सकती है, और वो अगर, तो वही होती है रेसिजुअल वैल्यू, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अभी। और अगर वो गारंटी कर देता है, तो अगर वो गारंटी कर देता है ना अगर लेसी, तो ही उसको यहाँ पे इंक्लूड करना है उसके मिनिमम लीज पेमेंट में, ठीक है। ओके, मिनिमम लीज पेमेंट इन व्यू पॉइंट ऑफ द कौन, लेसर के व्यू पॉइंट ऑफ देख लेते हैं। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना दोस्तों, कोई जो फिक्स्ड पेमेंट है लीज के वो, ठीक है, प्लस कोई भी अगर गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू है, गारंटीड बाय लेसी है या फिर ऑन बिहाफ ऑफ द लेसी है, तो वो भी इंक्लूड होगी। अगर मान लो लेसी ने गारंटी नहीं दी रेसिजुअल वैल्यू की, लेकिन किसी थर्ड इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ने दे दी जो कि फाइनेंशियली कैपेबल है वो पेमेंट करने के लिए, तो भी हम क्या करेंगे कि रेसिजुअल वैल्यू को है ना हमारे मिनिमम लीज पेमेंट का पार्ट मान लेंगे, क्योंकि लेसर है भाई ये, लेसी थोड़ी है। लेसर तो किसी से भी बोल सकता है कि भाई ये सेट है यार मेरी, इतने टी पीरियड के लिए उसने लीज पे लिया है, बाद में है ना तू ले लियो इसको, यार कितने रुपए देगा, मैं यार 50,000 दे दूंगा यार, 30,000 ले लियो, 30,000, तो वो ही क्या होती है, वो उसके लिए जीआर भी हो गई बस, ठीक है। तो ये अगर असेट क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। अगर असेट लेसी ने ही परचेज कर ली तो दोस्तों वही होगा, फिक्स्ड पेमेंट जो मिलने वाले हैं वो और परचेज प्राइस मिलने वाला है वो मैं लेसर हूँ तो भी मेरे लिए यही हो जाएंगे ना मिनिमम लीज पेमेंट्स, ठीक है। ओके, सो दोस्तों ये था यहाँ पे एक मतलब जो मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक्सेल में बना के बता दिया आपको, ठीक है। तो ये आप देख भी सकते हैं खुद, ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंटली थर्ड पार्टी, वही बताया मैंने जो था, ठीक है। फेयर वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन असेट कुड बी एक्सचेंज्ड, मतलब फेयर वैल्यू मान लो यार कोई दूसरी असेट है, उसके असेट में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ असेट को, या फिर किसी लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए मान लो मैंने मेरी असेट दे दी, तो वो क्या होगी उसकी फेयर वैल्यू, मतलब अगर वो मैच कर रही है लाइबिलिटी उससे तो मतलब वो फेयर वैल्यू हो गई उसकी, ठीक है, ठीक है। ओके, आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर, ठीक है, हो गया। इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है दोस्तों, इकोनॉमिक लाइफ होती है वो लाइफ जो कि इज आइदर द पीरियड ओवर विच द असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी इकोनॉमिकली यूजेबल, मतलब ये असेट इतने टाइम के लिए यूजेबल होगी, वो उसकी इकोनॉमिक लाइफ होती है। मान लो कोई असेट है यार, ये एक असेट है, ठीक है, ये असेट है, ए डबल एस ई टी असेट है, ये कौन कौन सी असेट है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है। अब मान लो ये 15 साल यूज में आएगा तो इसकी क्या हो गई, ये इकोनॉमिक लाइफ हो गई, इकोनॉमिक लाइफ हो गई ना, ये इकोनॉमिक लाइफ, मतलब 15 साल यूज में ले सकता हूँ मैं यार इस कंप्यूटर को, तो ये इसकी क्या होती है, इकोनॉमिक लाइफ होती है। लेकिन हाँ, लीज के ऊपर मैंने कितने टाइम के लिए दिया, मैंने मान लो 10 साल के लिए लीज पे दिया, तो ये क्या होगी इसकी यूजफुल लाइफ, ठीक है, यूजफुल लाइफ होगी, मतलब ठीक है, यूजफुल लाइफ देख लेता हूँ, यूजफुल लाइफ ऑफ द लीज एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ द लीज एसेट क्या होती है, हाँ ठीक है, वो देखेंगे अभी एक बार के लिए, डेफिनेशन के हिसाब से ही चलेंगे अपन, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक लाइफ तो क्या होती है कि भाई ये इसकी इतनी लाइफ है इस एसेट की, वो इसकी क्या होती है, इकोनॉमिक लाइफ होती है, ठीक है, ठीक है। ओके दोस्तों, या फिर मैं इस एसेट से इतने प्रोडक्शंस, मतलब क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्शन कर सकता हूँ, मतलब इससे है ना खाली 50,000 यूनिट ही आएगी यार, ठीक है। प्रोडक्शन, अ नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, मतलब कि एक्सपेक्टेड है कि यार इस मशीन से है ना 50,000 यूनिट ही बन सकती है, तो फिर बस वही इसकी क्या हो गई, इकोनॉमिक लाइफ हो गई, भाई इतनी ही बना सकती है ये, चाहे एक यूज़र यूज़ करे या फिर मोर देन वन यूज़र यूज़ करे, कितने भी कर लो इतने ही प्रोडक्शन होंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्या होती है, इकोनॉमिक लाइफ होती है एक असेट की। यूजफुल लाइफ क्या होती है एक असेट की दोस्तों, यूजफुल लाइफ ऑफ लीज्ड असेट बता रहा हूँ दोस्तों, कभी भी आप इसको डेप्रिसिएशन वाले स्टैंडर्ड से कंपेयर मत करना दोस्तों, मैं यहाँ पे लीज्ड असेट जो होती है उसकी यूजफुल लाइफ क्या होती है वो बता रहा हूँ। द पीरियड ओवर विच द लेसी
जो लीज सॉरी द पीरियड ओवर विच द लीज्ड असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द लेसी। मतलब कि एक लेसी उस असेट को कितने पीरियड के लिए यूज करेगा, लीज्ड असेट को, ठीक है। तो वही क्या होती है, उसकी यूजफुल लाइफ होती है, ठीक है। यूजफुल लाइफ क्या होती है कि हाँ भाई, यूजफुल लाइफ क्या होगी भाई, मैं इसको 10 साल के लिए यूज करूंगा, लेसी यूज कर रहा है, ठीक है। यूजफुल लाइफ तो लेसी यूज कर रहा है, लेसी यूज, ठीक है, लेसी यूज कर रहा है इसको, ठीक है, 10 साल के लिए। तो ये क्या होगी, इसकी लीज्ड एसेट की यूजफुल लाइफ होगी, ठीक है। या फिर लेसी ने बोल दिया कि भाई इतने प्रोडक्शन होगा, द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूज ऑफ द असेट बाय द लेसी। लेसी जितने यूनिट्स उससे प्रोड्यूस कर रहा है, वो मतलब जितने भी पीरियड में, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, यूजफुल लाइफ होगी, ठीक है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लेसी जो कर रहा है वो है ये, ठीक है। इसको इन जो AS6 जो डेप्रीशिएशन वाला जो AS है ना, उससे आप कंपेयर मत करना, PPE AS10 से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, ठीक है। ओके गाइस, आई होप कि आप नहीं करेंगे, ठीक है। सो समझ गए ना, यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में दोस्तों कंफ्यूज मत होना। इकोनॉमिक लाइफ तो उस एसेट की पूरी लाइफ होती है यार, जो उस एसेट की पूरी लाइफ है। और यूजफुल लाइफ और लीज्ड एसेट की क्या होती है कि जितने टाइम के लिए जो है ना वो लेस ही यूज़ कर रहा है उसको, बस वही उसकी यूजफुल लाइफ है, ठीक है। ओके, द इकोनॉमिक लाइफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन होती है यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, लीज असेट होता है दोस्तों, ठीक है। यूजफुल लाइफ रिप्रेजेंट्स द डेप्रिशिएबल लाइफ ऑफ एन असेट। यूजफुल लाइफ क्या है यार, डेप्रिशिएबल लाइफ है यार, क्योंकि लेसी क्या कर रहा है, उसी टाइम में तो यूज कर रहा है ना उस असेट को, ठीक है, तो उसी में वो डेप्रिशिएट करेगा। वेयर एज इकोनॉमिक लाइफ रिप्रेजेंट द टोटल लाइफ ड्यूरिंग विद द असेट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब कि टोटल लाइफ उस असेट की जिसमें वो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकती है। तो दोस्तों आई होप सबको समझ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रेसिजुअल वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इसकी कोई डायग्राम दे रखिएगा, नहीं दे रखी। रेसिजुअल वैल्यू क्या होती है कि एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। मैंने बता ही दिया था कि भाई एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मुझे इतनी इसकी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू है, इतनी मिल जाएगी, तो वो क्या होती है, रेसिजुअल वैल्यू। रेसिजुअल वैल्यू एक तो होती है गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, एक तो होती है अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इन द केस ऑफ the lessee, that part of the residual value which is guaranteed by the lessee, मतलब रेसिजुअल वैल्यू का वो पार्ट जो कि गारंटीड बाय द लेसी है, मतलब गारंटी दे रहा है लेसी। मान लो रेसिजुअल वैल्यू मतलब लाख रुपए की है, लेकिन उसने बोल दिया 80,000 रुपये तो मैं पेमेंट कर दूँ, तो वो क्या हो गया, गारंटीड बाय लेसी है, ठीक है। तो है ना, या तो लेसी कर रहा है गारंटी, या फिर और बाय अ पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द लेसी, या फिर लेसी के बिहाफ के ऊपर ही उसकी कोई पार्टी है जो पेमेंट कर, मतलब बोल रही है कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगी, ठीक है। एंड इन केस ऑफ ए लेसर, ये तो था लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी, गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, ठीक है, ऊपर देख भी लिया था वैसे तो, ठीक है। और हाँ, अगर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगी, गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, दैट पार्ट ऑफ द रेसिजुअल वैल्यू विच इज गारंटीड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लेसी। मतलब या तो लेसी क्या कर रहा है, उसकी गारंटी दे रहा है, या फिर लेसी के बिहाफ के ऊपर उसका कोई जानकार दे रहा है गारंटी। और बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, या फिर गारंटी को दे रहा है यहाँ पे इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी दे रहा है, हु इज फाइनेंशियली कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द गारंटी। मतलब लेसर क्या हो सकता है, लेसर तो किसी को भी बोल सकता है ना, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को बोल सकता है भाई खरीदेगा क्या इसको इस लीज के बाद में, वो गारंटी दे रहा है, हाँ मैं खरीद लूंगा, तो ठीक है। अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू क्या होती है भाई, जो गारंटीड नहीं होती। मान लो एसेट की रेसिज फेयर वैल्यू लाख रुपए होगी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, ठीक है, लेकिन लेसी ने गारंटी दी मैं तो 80,000 दूंगा, तो 20,000 रुपये क्या अनगारंटीड है, ठीक है। बाद में उसको मिल गए, मान लो 1.5 लाख रुपये मिल गए, तो अनगारंटीड कितना होगा, मतलब बाकी के जो बच गए गारंटी के अलावा अनगारंटीड मिल गए, ठीक है। ओके, वो होते हैं। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दोस्तों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख लेना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सबसे पहली बात बता दूं दोस्तों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमको देखना है ना, वो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमेशा देखना है, क्योंकि जो लेसर है वही तो अपनी असेट को क्या दे रहा है, लीज पे दे रहा है, उसी को तो फ्यूचर में क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे टुकड़ों में, तो उस इन्वेस्टमेंट का फल किसको मिलने वाला है भाई, लेसर को मिलने वाला है, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, मिनिमम लीज पेमेंट एंड अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू के रूप में मिलेगा, ठीक है, मतलब मिल सकता है ना अनगारंटीड भी, ठीक है। तो यही तीनों को यहाँ पे फाड़ के बता रखा है इसने कि हाँ भाई
अनडिस्काउंटेड है ये दोस्तों। दोस्तों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमेशा अनडिस्काउंटेड होता है, वो डिस्काउंटेड नहीं है अभी। ठीक है, मिनिमम लीज पेमेंट मतलब लीज पेमेंट प्लस गारंटीड, क्योंकि मिनिमम लीज पेमेंट अगर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम लीज पेमेंट में जो जीआरवी होता है वो भी इंक्लूडेड ही होता है। ठीक है, और ना जीआरवी इंक्लूडेड होता है ना मिनिमम लीज पेमेंट में। यार लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो था हमने, देखा था ना, दिखाऊं क्या ऊपर, देखो लेसर का पॉइंट ऑफ व्यू था तो जीआरवी तो इंक्लूडेड है ही है ना। जीआरवी गारंटीड बाय द लेसी, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ द कोई दूसरा उसके बिहाफ के ऊपर दे रहा है, या फिर थर्ड पार्टी भी दे रही है। ठीक है, तो जीआरवी तो था ही पहले से, बट हाँ यूजीआरवी भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि कोई जरूरी है क्या मुझे जीआरवी ही मिले, ये भी तो सकता है ना मुझे यूजीआरवी में मिल जाए, मतलब अनगारंटीड है वो भी, क्या पता मिल जाए मुझे। ठीक है, हो सकता है ना यार कि उस असेट की वैल्यू जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा बच जाए। ठीक है, और लेकिन वो तो गारंटीड नहीं है, तो वो क्या पता मिल जाए मुझे, हो सकता है ना, तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इसको टुकड़ों में तोड़ के बता रखा है भाई, लीज पेमेंट प्लस जीआरवी। जीआरवी तो पहले से इसमें इंक्लूडेड ही है। ठीक है, मिनिमम लीज पेमेंट में, क्योंकि ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिर बता रहा हूँ दोस्तों, आई होप कि सब समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। अनडिस्काउंटेड टोटल ऑफ लीज पेमेंट्स एंड जीआरवी एंड यूजीआरवी, ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ को दो तीन बार बता दिया। ठीक है, तो एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, और हमेशा लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिखना है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अनअर्न फाइनेंस इनकम क्या होता है, अनअर्न फाइनेंस इनकम वह फाइनेंस इनकम जो कि आपने अर्न तो कर लिया है बट आपको मिली नहीं है। ठीक है, मतलब कमा तो ली बट मिली नहीं, तो ये क्या होती है भाई, ये क्या होती है, डिफरेंस होती है दो चीज़ों का। ठीक है, जो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना, क्या होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है GRO प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस नेट इन्वेस्टमेंट, नेट INVEST, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो क्या होता है यहाँ पे, आपका अनअर्न फाइनेंस इनकम, अन अर्न। ठीक है, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो सबको पता है कि भाई मिनिमम लीज पे, जो लीज पेमेंट प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी होता है। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पता है ना सबको, अभी बताया था मैंने यार। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो लीज पेमेंट है। ठीक है, पहला तो, दूसरा क्या है, जीआरवी। ठीक है, और तीसरा क्या है, यूजीआरवी, मतलब अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। तो यही तो होते हैं। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर इनका मैं पीवी कर दूं, ठीक है, इनका मैं क्या कर दूं, पीवी कर दूं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर उसको हम बोल देते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इनका पीवी कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, उसको जो बोलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और दोस्तों ये देखो, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिस्काउंटेड टोटल ऑफ लीज पेमेंट प्लस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू एंड अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। ठीक है, और ये भी लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो निकलेगा ना, क्योंकि हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल लें तो नेट इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है, तो अब जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, फाइनेंस, अनअर्न फाइनेंस इनकम है। ठीक है, सीधी सी बात है ना यार, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो क्या है, टोटल है, मतलब टोटल है। जैसे मान लो कि मुझे लीज पेमेंट जो मिलने वाला है, जो लीज पेमेंट मिलने वाला है, पेमेंट लीज पेमेंट मिलने वाला है, मान लो 20,000। ठीक है, 20,000, 20,000 और 20,000 मिलने वाला है, ये लीज पेमेंट मिलने वाला है मुझे। ठीक है, मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है, और ठीक है, और मुझे मान लो जीआरवी कितना मिलने वाला है, ठीक है, वो 5,000 मिलने वाला है। ठीक है, 5,000 मिलने वाला है जीआरवी। ठीक है, यूजीआर में मुझे मान लो नहीं मिलने वाला, मतलब दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में कि यूजीआर में मिलेगा क्या। ठीक है, और मान लो जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट दे रखी है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, हमेशा दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट जो है, इम्प्लिसिट, ठीक है, वो 10% दे रखी है, तो मैं इसको अगर डिस्काउंट करूंगा 10% से, तो फिर यहाँ पे वैल्यू कम ही आएगी ना यार। ठीक है, तो ये जो टोटल होता है ना, ये जो टोटल है, ये जो मुझे मिलने वाला है, ये क्या हो गया, मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। ये तो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया ना, क्योंकि ये मुझे मिलने वाला है, मतलब ये बिना डिस्काउंटेड वैल्यू है। लेकिन अगर मैंने इसको डिस्काउंट कर दिया, ठीक है, डिस्काउंट करूंगा तो एक बार के लिए मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। चलो 10 का डिस्काउंट रेट निकालो, 1.10, ठीक है ना, 0.909, 0.826, ठीक है,
0.751, ठीक है, 0.683, ठीक है, ओके। ये जीआरवी तो इसके ही एंड पे मिलेगा ना, यहीं पे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेम ही आता आएगा ना, ओके, ठीक है। क्योंकि जो पीरियड है ये 1 पे मिलेगा, ये 2 के एंड पे मिलेगा, 3 के एंड में मिलेगा, और ये 4 के एंड पे मिलेगा, और ये भी तो 4 के एंड में मिलेगा जीआरवी भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यार एक कॉलम की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसको थोड़ा छोटा कर दूं क्या, ठीक है, हाँ इसको थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ओके। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना इससे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो जो ये टोटल आएगा, ये तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई ना मेरी। तो भाई जो प्रेजेंट वैल्यू आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये नेट इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। जो ये प्रेजेंट वैल्यू आई है ना, ये क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट है मेरा, ठीक है, ठीक है। इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू कर दिया, अगर मतलब जो मिलने वाला है, मान लो अगर मैंने उसे बिना प्रेजेंट वैल्यू के लिख दिया, तो उसको तो हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, भाई इतना मेरे को मिलने वाला है, ठीक है, इतना मेरे को मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में मिलने वाला है। मान ले मैंने उसको क्या कर दिया कि प्रेजेंट वैल्यू पे कर दिया इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट से, तो फिर क्या हो जाएगा, वो नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही तो मेरी फाइनेंस इनकम है। मतलब 85,000 में से अगर मैं इसको लेस कर दूं, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वही तो फाइनेंस इनकम है, जो कि मुझे चारों सालों में मेरे पी एंड एल में चार्ज करनी है। तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 85,000 लेस अगर मैं कर दूं इसको, जो 18,205 है, वही क्या है, मेरा नेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सॉरी अनअर्न फाइनेंस इनकम है, ठीक है, अनअर्न फाइनेंस इनकम, उसी को तो मैं बोल रहा हूँ, अनअर्न फाइनेंस इनकम, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अनअर्न फाइनेंस इनकम हम किसको बोल रहे हैं। ओके गाइस, आई होप सबको समझ में आ गया, मैंने इतना एग्जांपल दिया यार, तो आना ही चाहिए। अब दोस्तों ध्यान से देखना, इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको नहीं बता रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे समझा दिया ना नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो अब इसको बताने की जरूरत है क्या, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, वही है यार, अनअर्न फाइनेंस इनकम बताई दिया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओके, ओके। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, नेट इन्वेस्टमेंट ने बताया तो सिर्फ डिस्काउंट कर दो किसको, मिनिमम लीज पेमेंट को एंड यूजीआरवी को, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, ये मिनिमम लीज पेमेंट बोला इसने, फिर बोल दिया लीज पेमेंट प्लस जीआरवी, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ही तो एमएलपी होता है ना, इन पॉइंट ऑफ व्यू द लेसर, इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर, ठीक है। समझाया था मैंने कि भाई लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ठीक है, बता दिया था, ओके। इनका डिस्काउंट कर दोगे तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट को और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को अगर हटा दोगे, घटा दोगे, तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगी, यूएफआई आ जाएगी, ओके। दोस्तों इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट क्या होता है, दोस्तों इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट वो रेट होती है कि जहां पे जो कैश आउटफ्लोज है ना, वो आपके इज इक्वल्स टू हो, जो आपके कैश आउटफ्लोज है ना लेसी के, वो इज इक्वल टू हो, मतलब वो वाली रेट जहां पे आपके कैश आउटफ्लोज है ना, वो इज इक्वल टू है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर कैश इनफ्लोज। मतलब जो फ्यूचर में मेरे को पेमेंट करने हैं, ठीक है, लेसी है, उसको फ्यूचर में जो भी पेमेंट्स करने हैं, ठीक है, वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू करे ना वो, अगर तो वो, सॉरी मैंने शुरू में गलत बोल दिया था थोड़ा सा, ठीक है, लेसी के लिए थोड़ी इनकम होगी, ठीक है, इनफ्लोज नहीं होंगे ना, ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। अब ध्यान एक बार के लिए दोबारा से सुनो इसको, ठीक है भाई। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट क्या होता है, वो रेट अगर मैं जो लेसी जो लीज पेमेंट्स फ्यूचर में करने वाला है, जो लीज पेमेंट्स फ्यूचर में करने वाला है, ठीक है, अगर वो उनकी प्रेजेंट वैल्यू करे, तो वो कैश आउटफ्लो जो आज आउटफ्लो होने वाला है, अगर मैं उस एसेट को आज खरीदने जाऊं, तो कितना पैसा लगेगा मान लो, तो वो अगर जो दोनों इक्वल हो जाएं उस रेट के ऊपर, तो उसको इन्होंने क्या बोला है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट। दोस्तों इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपको इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट हमेशा क्वेश्चन में दी हुई रहती है, ठीक है, फिर भी समझाता हूँ, चलो इसको यहाँ पे समझते हैं। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट क्या होती है दोस्तों, मैं मान लो एक लेसी हूँ, ठीक है, मैं लेसी हूँ एक, अब मान लो एक परचेज मैं सेट करना चाहता हूँ जो 1.5 लाख रुपए की है, ठीक है, तो अगर मैं आज खरीदूंगा ना, तो उसका आउटफ्लो इतना होगा, ठीक है, आउटफ्लो इतना होगा। लेकिन अगर मैं इसको क्या करता हूँ, लीज पे ले रहा हूँ ना, लीज पे ले रहा हूँ ना, तो मुझे कितने पेमेंट करने पड़ेंगे, जितने भी पेमेंट करने पड़ेंगे ना, पेमेंट जितने भी करने पड़ेंगे, है ना, अगर मैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू करूँ,
तो वो इसके इक्वल आ जाए, वो भी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, फिर सब्सटेंशियली मतलब सेम ही आ जाए, मतलब इक्वल आ जाए, 100-200 का ही अंतर हो, मतलब 1.5 लाख ही आ जाए जो इसके पेमेंट्स जो होंगे। ठीक है, ठीक है, 49,000 मान लो, 49, 45 कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये जो इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू करूँ ना, मुझे ऐसी रेट डिफाइन करनी है कि इनकी मैं प्रेजेंट वैल्यू करूँ ना तो वो भी 1.5 लाख ही आए। ठीक है, तो वो जो रेट होती है ना, वो क्या होती है, मेरी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको हम, तो मतलब कि अगर लेसी आज लेने जा रहा है तो जो आउटफ्लो हो रहे हैं वो इज इक्वल्स टू हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो लेसर को होने वाले हैं, जो लेसर को लेसी पेमेंट करेगा फ्यूचर में। ठीक है, अगर उनको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे ले आऊँ तो, और आउटफ्लो जो सेम हो जाए, तो वो वाली रेट मुझे आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट बोलते हैं। ठीक है, ओके गाइस, आई होप कि सब समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ, कैश इनफ्लोज को क्या बोलते हैं, लीज पेमेंट्स प्लस जीआरवी और यूजीआरवी। ठीक है, या फिर मैं सिंपली बोलूँ तो जो लेसर का आईआरआर होता है ना, लेसर का जो आईआरआर होता है वो, उसको भी आप इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट बोल सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंटिंग करने के लिए क्वेश्चन में पहले से दी हुई रहेगी, तो आई होप कि अगर समझ में आ गया हो तो अभी हम कब जब एक क्वेश्चन करेंगे ना तब भी ये आएगा, कंसेप्ट इसका बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है नीचे, मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो नीचे क्वेश्चन है, कहाँ गया वो, ये रहा। ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, जो करेंगे ना जब अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है, ये कैसे होता है, क्या है क्या नहीं है। देखो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है, इसको पूरा घुस के समझेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बाद में फिर से माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। चलो अभी देखते हैं आगे का, है ना। द लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट, दोस्तों इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट क्या होती है लेसी के लिए, जो वो इंटरेस्ट रेट जो कि वो सिमिलरली इसके ऊपर पे कर रहा है, या तो वो, या फिर आज वो अगर बैंक से जाके बोरो करने जाए उसी सिमिलर पीरियड के लिए, और सिमिलर सिक्योरिटी उसको देनी पड़े, तो उसको क्या इंटरेस्ट रेट पड़ेगी, तो वो क्या उसकी क्या होती है, वो इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट होती है। ठीक है, एक लेसी की। ठीक है, ओके। कंटीजेंट रेंट क्या होता है दोस्तों, कंटीजेंट रेंट होता है कि जिसका कोई भरोसा नहीं है, मतलब परसेंटेज ऑफ सेल। भाई लेसर रूम है, मैंने बोला भाई मेरी एसेट तो ले रहा है, इसके अंदर जितना भी होगा ना प्रोडक्शन, उसका 20% मेरे को दे दियो, तो ये कंटीजेंट रेंट है। ठीक है, या फिर मार्केट रेट्स के ऊपर डिफरेंट डिपेंड है, या फिर अमाउंट ऑफ यूसेज के ऊपर है कि भाई इतना यूसेज करेगा इसका परसेंटेज इतना दे दियो। प्राइस इंडाइसेस के ऊपर है, तो फिर वो मतलब कंटीजेंट है ना, कोई भरोसा नहीं है, कितना भी हो सकता है, तो वो कंटीजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से है दोस्तों। ठीक है, ओके, और ये हायर परचेज एग्रीमेंट के बारे में बता रखा है दोस्तों। हायर परचेज वाला जो के है वो अपने कोर्स से ही हट चुका है चैप्टर, तो कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का, क्योंकि हायर परचेज अपने कोर्स से हट चुका है ना। पहले आता था हम जब इंटर में थे तब था, हायर परचेज का भी एक चैप्टर हुआ करता था पूरा, अभी वो हट चुका है, छोड़ो इसको। टाइप ऑफ लीजेस, 30 मिनट्स का हो चुका है यार, ये क्या करूँ बताऊँ क्या। ठीक है, टाइप ऑफ लीजेस हम देख लेते हैं खाली, और बाकी जो आगे की चीज़ें हैं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ लीजेस क्या है भाई, लीजेस दो प्रकार की होती है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज क्या होती है, जिसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, किसको, लेसी को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंसली बोलेंगे। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, जिसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किए जाते। ठीक है, तो वो फाइन ऑपरेटिंग लीज होती है। ठीक है, यहाँ पे इसने वैसे भी दे रखा है दोस्तों। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होते हैं, रिस्क क्या होता है भाई, अगर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ गया, ठीक है, ऑब्सोलेंस, ठीक है, मतलब खराब हुई मशीन, या ठीक है, ऑब्सोलेंस का मतलब खराब तो नहीं होती, मतलब ऑब्सोलेंस नहीं होता क्या, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस है ना, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। ठीक है, या फिर रिटर्न्स के अंदर वेरिएशन आ गया। ठीक है, ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण। ठीक है, मतलब असेट हमने सोचा था 50,000 यूनिट करेगी ये तो, लेकिन 30,000 ही कर पाई। ठीक है, तो ये रिस्क सेंस कह रहा है। रिवॉर्ड्स क्या है, मान लो कि है ना 50,000 सोचा था, इसने तो 80,000 यूनिट बना दी, तो रिवॉर्ड्स, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अगर ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं तो वो फाइनेंस लीज होती है, और अगर नहीं किए जा रहे तो फिर है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस लीज को रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया, और ये लोन एग्रीमेंट की तरह होता है। ठीक है, टिपिकली लोन एग्रीमेंट। ठीक है, ओके। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है कि जहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किए जा रहे, एंड इज ओनली अ लीज एग्रीमेंट। ठीक है, लीज एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज
ओके, 5 इंडिकेटर है, ये 5 ही भाई ज़्यादा ध्यान में रखने वाले हैं। बाकी ये 3 तो देख लेंगे, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो भी हम कंफर्मली नहीं बोल सकते कि ये फाइनेंस लीज है। तो मेन तो यही है, 5 इंडिकेटर्स हैं, इनको ध्यान में रख लेना, ठीक है। वो कौन से इंडिकेटर्स है, मतलब 5 ऐसे इंडिकेटर्स है जो अगर इनमें से एनी वन कंडीशन अगर मैट हो गई ना तो इट विल बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंस लीज, ठीक है। लेकिन इवन इफ ऑल, ये जो 3 ऐसे पैरामीटर्स है कि इवन इफ ऑल द कंडीशंस आर मैट, इट डज नॉट नेसेसरी, हम नहीं बोल सकते कि ये फाइनेंस लीज है ही क्या। तो इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 पैरामीटर्स देख लेते हैं क्या है। द लेसी ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द असेट टू द, जो लीज है ना, लीज, सॉरी लेसी बोल दिया था मैंने, द लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द असेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज। मतलब हमको पता है कि है ना, इस लीज के अंदर है ना, जब ये लीज टर्म खत्म हो जाएगी ना तो उसके बाद में इसकी ओनरशिप जो है ना सेट की, वो लेसी को चली जाएगी। तो फिर क्या है, फाइनेंस लीज है वो, ठीक है। द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द असेट एट द प्राइस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सफिशियंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द डेट द ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल। मतलब जिस दिन, मतलब एसेट को है ना लेसी क्या कर रहा है, परचेज कर लेगा, उसके पास में ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। और जिस दिन वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा ना, मतलब जो, ठीक है, ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, उस दिन जो है ना उसकी फेयर वैल्यू है ना उससे कम में है ना वो परचेज कर रहा है उसको, ठीक है। परचेज प्राइस जो है उसकी कम है फेयर वैल्यू से, जिस दिन वो ऑप्शन है ना बिकम्स एक्सरसाइजेबल हुआ है, ठीक है। और सच दैट द एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज इट इज़ रीजनेबल दैट, रीजनेबली सर्टन दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। और ये जब इंसेप्शन ऑफ, जब स्टार्ट था ना लीज का, तभी हमको पता था कि भाई ये इसको है ना एक्सरसाइज करेगा, और इस दिन है ना जो फेयर वैल्यू होगी ना उससे कम में करेगा, ठीक है। उस दिन जो फेयर वैल्यू होगी उससे कम में करेगा, और हमको पता भी था। तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो भी भाई अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो फिर क्या होगा, वो फाइनेंस लीज हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। द लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट। जो लीज टर्म है ना वो यार, मतलब असेट की यूज, जो इकोनॉमिक लाइफ है उसकी, इकोनॉमिक लाइफ मतलब इतने टर्म के लिए ही एसेट यूज हो सकती है, उसका मेजर पार्ट अगर है ना वो क्या कर रहा है, लीज टर्म में यूज़ कर रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, ये फाइनेंस लीज हो जाएगी। बोलेंगे यार भैंस की, इसका 75% से ज़्यादा तो तूने ही यूज़ कर लिया, तो हम इसको क्या बोले भाई, फाइनेंस लीज ही हो गया ये, ठीक है, हटा। एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, इंसेप्शन ऑफ द लीज के ऊपर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट्स है ना, जो मैं लीज पेमेंट्स पेमेंट करने वाला हूँ, जो लेसी उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो कर रहा हूँ ना, वो क्या आ रही है, एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज। सब्सटेंशियली जो फेयर, जो इंसेप्शन पे है ना जो उसकी फेयर वैल्यू है ना सेट की, उसको सब्सटेंशियली कवर कर रहे हैं मेरे मिनिमम लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू, तो भी क्या हो जाएगी, वो फाइनेंस लीज हो जाएगी। मतलब कि मान लो मेरे लीज पेमेंट जितने भी थे उनका मैं प्रेजेंट वैल्यू कर रहा हूँ, तो वो 1 लाख आ रहा है, और जो असेट की वैल्यू है वो क्या है, 1,02,000 है, मतलब ठीक है, मोर देन 90% अगर कवर कर रहा है, ठीक है। सब्सटेंशियली ऑल, मतलब सब्सटेंशियली ऑल मतलब मोर देन 90% अगर कवर कर रहा है आपके जो मिनिमम लीज पेमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू है, आपकी फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स को एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, तो फिर क्या हो जाएगा, वो फाइनेंस लीज ही हो जाएगी। एंड द लेस leased asset is of a specialized nature such that only the lessee can use with it without major modification begin। दोस्तों कोई ऐसी एसेट मैंने लीज पे दिया है जो कि खाली लेसी ही यूज कर सकता है बिना मॉडिफिकेशन किए, मतलब अगर कोई दूसरा यूज़ करेगा ना तो उसको क्या करनी पड़ेगी, मेजर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने खाली ये असेट ही किसके लिए बना रखे, मतलब किसके लिए यूज़फुल है ये असेट, खाली लेसी के लिए ही है, तो फिर बस तो भी क्या हो जाएगी, ये फाइनेंस लीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये 3 कंडीशंस और है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं 3 कंडीशन क्या है। मतलब ये अगर हो सेटिस्फाई ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हो गई तो भी हम इसको क्या मानेंगे, फाइनेंस लीज मानेंगे। इफ़ द लेसी कैन कैंसिल द लीज एंड लेस, अगर लेसी जो है ना वो कैंसिल कर दिया लीज को, और जो लेसर के जो लॉसेस है ना वो कौन बॉर्न कर रहा है, वो लेसी कर रहा है, ठीक है। इफ गेन और लॉसेस फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस इन द रेसिजुअल वैल्यू, रेसिजुअल वैल्यू के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है, उससे जो भी गेन और लॉस हो रहा है वो कौन अक्रू कर रहा है, लेसी कर रहा है, तो भी हम सोच सकते हैं कि मतलब ये एक इंडिकेटर है कि भाई अगर हुआ तो क्या पता उसको फिर फाइनेंस लीज बोल देंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, तीनों फर्जी है ये। If the lessee can continue the lease for a second period
एट अ रेंट विच इज़ लोअर देन मार्केट वैल्यू। अगर लेसी क्या कर रहा है, सेकंड पीरियड के लिए भी क्या कर रहा है, लीज पे ले रहा है उस एसेट को, और वो जो लीज के अंदर पेमेंट दे रहा है ना वो लोअर देन दे रहा है मार्केट वैल्यू, तो भी हम क्या बोलेंगे इसको, मतलब बोल सकते हैं कि क्या पता है ये फाइनेंस लीज। ओके, सो गाइस देखो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लीज क्लासिफिकेशन इज मेड एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। दोस्तों जो भी लीज की क्लासिफिकेशन है ना वो हम इंसेप्शन ऑफ द लीज के ऊपर करते हैं, ठीक है। इफ एट एनी टाइम द लेसी एंड लेसर एग्रीज टू चेंज द प्रोविजंस ऑफ द लीज, अगर मान लो बाद में जो लेसी और लेसर है प्रोविजन ऑफ द लीज को चेंज कर रहे हैं, अदर देन बाय रिन्यूइंग द लीज, मतलब लीज को रिन्यू नहीं कर रहे वो, लेकिन प्रोविजंस को चेंज कर रहे हैं, इन अदर देन रिन्यूइंग द लीज इन अ मैनर दैट वुड हैव रिजल्टेड इन अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द लीज हैड द चेंज टर्म्स बीन इन इफेक्ट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। मतलब जो कंडीशंस शुरू में थी, इंसेप्शन ऑफ द लीज में थी, वो नहीं है, और है ना उन्होंने बाद में क्या कर दिया, कंडीशन के अंदर कुछ चेंज कर दिया, उससे क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ द लीज जो है ना वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो फिर हम क्या बोलेंगे इसको, ये एक न्यू एग्रीमेंट है, ठीक है, ये रिवाइज एग्रीमेंट नहीं है, ये एक न्यू एग्रीमेंट बोलेंगे उसको, ठीक है। ओके, सो आई होप सबको समझ। चेंजेस इन एस्टिमेट, चेंजेस इन एस्टिमेट, एस्टिमेट के अंदर चेंज मतलब कि इकोनॉमिक लाइफ में आपने चेंज कर दिया, रेसिजुअल वैल्यू के अंदर चेंज आ गया, ठीक है। और चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, कोई भी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, डिफॉल्ट कर दिया वाला ऐसी, है ना, डज नॉट गिव राइज टू अ न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ द लीज। दोस्तों अगर एस्टिमेट में चेंज हो रहा है या फिर सर्कमस्टांसेस में चेंज हो रहा है तो हम उसको न्यू क्लासिफिकेशन, मतलब चेंज ऑफ द क्लासिफिकेशन नहीं बोलेंगे, ये न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ लीज नहीं है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो 36 मिनट का चला गया, और आई होप कि ये जो थियरी का पार्ट है थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, आई नो दैट, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को सुनो, और अगर कुछ भी कमी लग रही है कि हाँ कुछ लग रहा है आपको कि इनको ऐसे बताना चाहिए था, तो मुझे बताइए कमेंट में करके कि हाँ ऐसे बताओ ना यार इसको, ठीक है। सो गिव योर फीडबैक्स ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन, इफ यू डोंट वांट, यू इफ यू वांट टू डू मेल मी देन या यू कैन ऑल्सो मेल मी। ओके, सो गाइज बाय बाय, अभी के लिए इस वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ, और इन्जॉय दिस लेक्चर। ओके, बाय बाय गाइज।